अगर कला किसी सभ्यता का डीएनए होती है तो आज हम दो नमूनों की जांच कर रहे हैं, मौर्य और गुप्त काल। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन दो महान युगों की कला की कहानी बताते हैं। और देखिए, ये कहानी सिर्फ पत्थर और मूर्तियों की नहीं है। ये कहानी है कि एक समाज कैसे सोचता था, कैसे जीता था और भगवान से कैसे बात करता था। ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण का कोड है। तो आज हमारा मिशन इसी कोड को क्रैक करना है। बिल्कुल। हम ये पता लगाएंगे कि मौर्यों और गुप्त कला के डीएनए में ऐसा क्या लिखा है जो हमें उनके समाज, उनकी सोच और उनकी आत्मा के बारे में बताता है। चलिए इसे परत दर परत खोलकर देखते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मौर्य काल से। पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है लकड़ी से पत्थर पर आना। हाँ। स्रोतों के हिसाब से ये सम्राट अशोक के समय हुआ। ये सिर्फ मटेरियल बदलने जैसा नहीं था, ये तो जैसे किसी बैंड का अचानक अकूस्टिक से हेवी मेटल पर स्विच कर जाना हो। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। एक बहुत बड़ा धमाकेदार बदलाव। बिल्कुल। और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अच्छा, कैसे? देखिए, लकड़ी सड़ जाती है, आग में जल जाती है, लेकिन पत्थर हमेशा के लिए होता है। एग्जैक्टली। जब आप 15 मीटर ऊंचा एक ही पत्थर से बना खंभा गाड़ते हैं तो आप सिर्फ कला नहीं बना रहे, आप कह रहे हैं हमारा साम्राज्य भी इसी पत्थर की तरह सदियों तक रहेगा। वाह। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बने स्तंभ, ये उस समय की इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सबूत है। और वो पॉलिश, मैंने पढ़ा है कि उसे मिरर पॉलिश कहते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे सच में हैरान कर रही है। आज 2000 साल बाद भी वो चमक बरकरार है। क्या हमारे पास कोई सुराग है कि वे इसे करते कैसे थे? मतलब क्या एक खोई हुई तकनीक है? ये आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच कह सकते हैं कि बहस का एक गर्म विषय है। अच्छा। कुछ का मानना है कि ये एक खास तरह के लेप से होता था जिसे घंटों तक घिसा जाता था। कुछ कहते हैं कि इसमें लोहे के औजारों और शायद किसी खास तरह के एसिड का इस्तेमाल होता था। लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं पता। सच तो ये है कि हम आज भी इसे 100% दोहरा नहीं सकते। ये मौर्य राजसी कला का ट्रेडमार्क था, एक तरह का शाही स्टैंप था जो बताता था कि ये चीज सीधे सम्राट के संरक्षण में बनी है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत इसमें फारसी यानी अकेमेनिड प्रभाव की बात करते हैं। हाँ। तो क्या ये विचार पूरी तरह से भारतीय नहीं था? क्या हमने इसे कहीं से उधार लिया था? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, पॉलिश की तकनीक और स्तंभ बनाने का विचार ये हमें परसेपोलिस के अकेमेनिड स्तंभों की याद दिलाते हैं। लेकिन यहीं पर भारतीय कलाकारों की प्रतिभा दिखती है। उन्होंने विचार तो लिया लेकिन उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। कैसे? अकेमेनिड स्तंभ कई टुकड़ों को जोड़कर बनते थे, जबकि मौर्य स्तंभ एक ही पत्थर से तराशे गए थे, जो कहीं ज्यादा मुश्किल काम था। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन पर जो प्रतीक थे, कमल, हाथी, बैल, शेर, वे सभी गहरे भारतीय और बौद्ध दर्शन से जुड़े थे। तो ये नकल नहीं थी, ये प्रेरणा लेकर कुछ नया और बेहतर बनाने की कोशिश थी। चलिए इन स्तंभों पर थोड़ा और रुकते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ, जिसे हम लायन कैपिटल कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत मूर्ति नहीं है, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल। इन स्तंभों को आप उस जमाने के सरकारी होर्डिंग्स या ब्रॉडकास्ट टॉवर समझ सकते हैं। अच्छा। इन पर अशोक के धम्म यानी नैतिक कानून के संदेश खुदे होते थे। ये साम्राज्य के कोने कोने में लगाए गए थे ताकि हर कोई राजा का संदेश पढ़ सके। और सारनाथ के शेर, वो चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक हैं। मतलब उनकी शिक्षाओं का चारों दिशाओं में फैलना। हाँ, और अब देखेंगे कि मौर्य कला में इंसानों से ज्यादा जानवरों को महत्व दिया गया है। ये शायद प्रकृति और धर्म के उस गहरे रिश्ते को दिखाता है जो उस समय के जीवन का केंद्र था। स्तंभों के अलावा मुझे गुफाओं की वास्तुकला ने भी बहुत प्रभावित किया। बराबर। और नागार्जुनी गुफाएं। हाँ, बिहार की। स्रोत बताते हैं कि ये आजीविका संप्रदाय के लिए बनाई गई थी। हाँ, और ये अशोक की एक और खासियत दिखाता है, धार्मिक सहिष्णुता। वो खुद बौद्ध थे। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों को भी बराबर का संरक्षण दिया। और ये गुफाएं, इन्हें बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ठोस ग्रेनाइट की चट्टानों को अंदर से खोखला करके कमरे बनाना। और उनके प्रवेश द्वार, वो घोड़े की नाल के आकार के मेहराब हैं। हाँ, वो बहुत अनोखे हैं। ये मेहराब सीधे या गोल नहीं थे,
बल्कि घोड़े की नाल की तरह अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। इससे गुफा के मुंह पर एक अनोखा, गहरा और छायादार प्रभाव बनता था, जो शायद ध्यान लगाने के माहौल को और गंभीर बनाता होगा। और दीवारों पर पॉलिश क्यों माना जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कलात्मकता कहाँ है? पहली नजर में स्तूप एक साधारण गोल टीला ही लगता है, लेकिन इसकी असली कलात्मकता इसके डिजाइन और प्रतीकात्मकता में है। अच्छा। शुरुआती मौर्य स्तूप जैसे सांची का मूल स्तूप ईंटों से बने थे और काफी सादे थे, लेकिन इसका हर हिस्सा प्रतीकात्मक है। गोलार्ध यानी अंड ब्रह्मांड का प्रतीक है। उसके ऊपर हर्मिका देवताओं के निवास का प्रतीक है और छत्र शाही संरक्षण और सम्मान का। इसकी कलात्मकता सिर्फ देखने में नहीं बल्कि अनुभव करने में है। मतलब? भक्त इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ पर चलते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये एक इमारत नहीं है, ये ध्यान और पूजा का एक उपकरण है। अच्छा, और जो भव्य गेटवे हम देखते हैं, वो तोरण बाद में जोड़े गए, खासकर शुंग और सातवाहन काल में, जिसने इसे और भी भव्य बना दिया। तो मौर्य कला में सब कुछ विशाल है, शाही है, एक केंद्रीकृत शक्ति के नियंत्रण में है। एक तरह से ये साम्राज्य की ब्रांडिंग थी। बिल्कुल, हर खंभे पर एक ही लोगो, एक ही संदेश। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये ऊपर से नीचे तक एक नियंत्रित व्यवस्था दिखाती है। लेकिन साम्राज्य हमेशा नहीं रहते। हाँ, ये तो है। जब मौर्य साम्राज्य बिखर गया तो कला का केंद्रीकृत संरक्षण भी खत्म हो गया। कला भी बिखर गई और ज्यादा स्थानीय हो गई। इसी बिखराव से सदियों बाद एक नई, ज्यादा परिपक्व, सजावटी और आध्यात्मिक शैली ने जन्म लिया, जिसे हम गुप्त कला कहते हैं। हाँ। और गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या बदला कि इसे इतना बड़ा खिताब दिया गया? मौर्य कला से यहाँ क्या अलग था? सबसे बड़ा और बुनियादी बदलाव था मंदिर वास्तुकला का उदय। मंदिर, हाँ, यह एक गेम चेंजर था। मौर्य काल में पूजा या तो खुले में होती थी या स्तूपों और चैत्यों में, लेकिन गुप्त काल में पहली बार हिंदू देवी देवताओं के लिए स्थायी घर यानी संरचनात्मक मंदिर बनाए जाने लगे। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, हाँ, या भीतरगांव का ईंटों का मंदिर। ये इसके शुरुआती उदाहरण है। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल बदलाव नहीं था, ये पूजा के लोकतंत्रीकरण की शुरुआत थी। पूजा का लोकतंत्रीकरण, ये एक बहुत दिलचस्प विचार है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब धर्म और ईश्वर तक पहुंच सिर्फ राजा या पुरोहितों तक सीमित नहीं रही। अच्छा। पहले बड़े बड़े यज्ञ होते थे जो बहुत खर्चीले होते थे और जिन्हें सिर्फ राजा महाराजा ही करा सकते थे, लेकिन मंदिर ने एक ऐसा स्थान बनाया जहां कोई भी आम इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सीधे देवता के सामने खड़ा हो सकता था, उनसे प्रार्थना कर सकता था। तो भक्ति आंदोलन की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं, कह सकते हैं, जहां व्यक्तिगत आस्था सामूहिक अनुष्ठानों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। ये एक बहुत बड़ा मानसिक और सामाजिक बदलाव था। और इस बदलाव का असर मूर्ति कला पर भी पड़ा होगा। मौर्यकाल की यक्षिणी की मूर्ति भव्य और शक्तिशाली है, लेकिन थोड़ी औपचारिक लगती है। हाँ, थोड़ी कठोर। गुप्त काल की मूर्तियां कैसी थीं? बिल्कुल, अगर मौर्य यक्षिणी एक शाही अंगरक्षक की तरह लगती है, तो गुप्त काल की बुद्ध या विष्णु एक दयालु गुरु या मित्र की तरह। गुप्त मूर्ति कला में बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक भाव पर जोर है। आप सारनाथ के बैठे हुए बुद्ध को देखें, उनके चेहरे पर जो शांति और करुणा है वो पत्थर में उकेरी गई कविता जैसी लगती है। हाँ, उनमें एक अलग ही कोमलता है। कलाकारों ने शरीर की रचना को इतनी खूबसूरती से दिखाया है कि ऐसा लगता है कि मूर्तियों के अंदर सच में प्राण या जीवन ऊर्जा है। मथुरा और सारनाथ कला के केंद्र बन गए, जहां लाल और क्रीम रंग के बलुआ पत्थर से ऐसी मूर्तियां बनी जिन्होंने आने वाली सदियों के लिए भारतीय सौंदर्य का मानक तय कर दिया। तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो एक तरफ मौर्य कला है जो एप्पल जैसी लगती है, मिनिमलिस्ट, ताकतवर और हर प्रोडक्ट पर एक ही डिजाइन फिलॉसफी। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ गुप्त कला है जो एत्सी जैसी है। एत्सी, हाँ, ढेर सारे कलाकार, अलग अलग स्टाइल और हर चीज में एक हाथ से बनाया हुआ व्यक्तिगत टच है। ये बढ़िया तुलना है। चलिए इसे और तोड़कर देखते हैं। माध्यम की बात करें तो मौर्य कला में पॉलिश किया हुआ एक ही पत्थर से बना बलवा पत्थर हावी है, शक्ति का प्रदर्शन। हाँ। गुप्त कला में पत्थर के साथ साथ मंदिरों के लिए ईंटों का भी इस्तेमाल शुरू हुआ, जो निर्माण में एक नए लचीलेपन को दिखाता है। और विषय? मौर्य कला का एजेंडा राजकीय और बौद्ध धर्म का प्रचार है। गुप्त कला का फोकस हिंदू धर्म है। मंदिर, विष्णु, शिव, दुर्गा की कहानियां और मूर्तियां, ये भक्ति और आध्यात्मिकता की कला है। और शैली में भी बहुत फर्क है। मौर्य शैली
भव्य, औपचारिक और थोड़ी कठोर है। उसमें साम्राज्य की ताकत झलकती है। गुप्त शैली ज्यादा अलंकृत, सजीव और भावपूर्ण, कोमलता, लय और सजावट। हाँ, और एक और बड़ा अंतर है संरक्षण का। मौर्य कला टॉप डाउन थी, जिसे मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने संरक्षण दिया। और गुप्त कला? गुप्त कला में राजकीय संरक्षण तो था ही, लेकिन साथ ही व्यापारी, गिल्ड और आम नागरिक भी मंदिर और मूर्तियां बनवाने में योगदान दे रहे थे। कला समाज के ज्यादा बड़े हिस्से की अभिव्यक्ति बन गई थी। तो कुल मिलाकर हमारे डीएनए विश्लेषण का नतीजा क्या निकला? हमारे सामने दो महान साम्राज्य हैं। दोनों की कला अद्भुत है, लेकिन दोनों के पीछे का दर्शन बहुत अलग है। मौर्य कला शक्ति, व्यवस्था और एक एकीकृत साम्राज्य की भव्य घोषणा लगती है, जिसे पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया गया। ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मौर्य कला स्मारकीय और प्रतीकात्मक है। ये दुनिया को बताती है हम यहाँ हैं और हम शक्तिशाली हैं। और गुप्त कला सौंदर्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। ये ज्यादा व्यक्तिगत और आध्यात्मिक है। ये उस शास्त्रीय मंदिर परंपरा की शुरुआत है जिसने आने वाली सदियों तक न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया की कला को भी परिभाषित किया। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे पत्थर के ये टुकड़े हमें सदियों पहले के समाजों की प्राथमिकताओं, उनके विश्वासों और उनकी आत्मा के बारे में इतना कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल। एक साम्राज्य की भव्यता और दूसरे का आध्यात्मिक आत्मविश्वास, दोनों अपने अपनी कला में अमर हो गए। अंत में एक विचार जिस पर मनन किया जा सकता है। बताइए। हमारे स्रोत और हमारी चर्चा उन चीजों पर केंद्रित है जो बच गईं। पत्थर के स्तंभ, चट्टानों को काटकर बनी गुफाएं, ईंटों के मंदिर। हाँ। लेकिन मौर्यों के महल, जैसे कि पाटलिपुत्र के पास कुम्हरार का महल, जिसके बारे में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने लिखा था कि वो दुनिया का सबसे शानदार महल है। अच्छा। वो मुख्य रूप से लकड़ी का बना था। ओह। आज हमारे पास केवल उसके खंडहर हैं। हमारी मौर्य कला की समझ कितनी अलग और शायद कहीं ज्यादा भव्य होती अगर वे शानदार लकड़ी के महल आज भी मौजूद होते। ये तो सोचने वाली बात है। जो चीजें समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, उनके साथ कौन सी कहानियां और कौन सा सौंदर्य हमेशा के लिए खो जाता है।